गरीब कचरे वाली का ठंड में बिस्तर। रात का समय होता है। देवानंद खाना खाने के बाद अपनी पत्नी अनुपमा से कहता है, अरे अनुपमा, अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि रोज रोज यहाँ से वहाँ काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको जो है काम नहीं मिल रहा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आज भी मकान वाला किराया लेने के लिए आया था और वो मुझे धमकी देकर गया है। धमकी? कैसी धमकी? 3 महीने से हमने उसके मकान का किराया नहीं दिया है और अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने कहा है कि कल तक उसे किराया चाहिए, नहीं तो वो हमें इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? देखो अनुपमा, अब मैं जो है ये तो नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ वहाँ भटक लो, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल वो मकान हमसे खाली करवा लेगा और हमारी खूब बदनामी भी करेगा। इससे अच्छा है कि हम इस गांव को छोड़कर ही चले जाएं, ठीक है? और वो भी रातों रात। लेकिन राजू और राधा तो सो गए हैं, अब हम क्या करें? जरूरत का सामान बांध लो और राधा को जो है मैं उठा लेता हूँ और राजू को तुम उठा लो। देवानंद की बात मानकर अनुपमा घर में से जरूरत का सामान बांध लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर खाली करके रातों रात वहां से निकल जाते हैं। वो जंगल में चलते जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते अचानक से आंधी तूफान चलने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी सी समस्या आ गई थी बेटा, अब हम दूसरे गांव जा रहे हैं। तभी राधा भी नींद से जग जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, इतनी रात के समय हम लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? हमारे पास और कोनो चारा नहीं था। हम लोग जो है घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम सभी दूसरे गांव में आराम से रहेंगे, जहां से हमें कौनो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? आधी रात के समय वो सभी बारिश में भीगते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे गांव में उन्हें रहने का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। हम इस गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, और फिर हम अनजान लोगों को कोई किराए पर मकान भी कैसे देगा? माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। अजी, हम अपना पूरा घर बार छोड़कर चले आए हैं, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई बिस्तर भी नहीं है। तभी देवानंद को एक बहुत बड़ा पाइप नजर आता है, लेकिन उसके बराबर में एक कूड़े का खत्ता भी होता है। अरे भाग्यवान, तुम काहे चिंता करती हो? चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं है। देखो, मुझे रहने का ठिकाना मिल गया है। देवानंद अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर उस बड़े से पाइप के अंदर आ जाता है। आज यही हमारा ठिकाना है, चलो यहाँ पर बिस्तर लगा लेते हैं। देवानंद के पास बिस्तर ही नहीं होते हैं। वो वहां पड़े कूड़े कचरे में से कुछ कपड़े उठा लेता है और उन्हीं से बिस्तर बना लेता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ वहां सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनुपमा देवानंद से कहती है, अजी, कल रात तो हमने किसी तरह यहाँ पर गुजारा कर लिया, लेकिन अब हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अब मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवानंद काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे पूरे दिन में यहाँ से वहां भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके चलते शाम तक वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है, हमरा को कौनो काम नहीं मिला है। अब जो है मैं यहाँ क्या करूँ? घर पर मेरे बच्चे और पत्नी भी भूखे होंगे। देवानंद फिर से कचरे के पास वाले पाइप के पास आ जाता है, जहाँ उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आप हमारे खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आए? हाँ पिताजी, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ कुछ आदमी और औरत कचरा फेंकने आते हैं, जो आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये आदमी कौन है जो कचरे के पास अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ है? मुझे तो लगता है कोई दूसरे गांव से आया है। क्या हमें इसके पास जाकर इसकी परेशानी पूछनी चाहिए? अरे नहीं नहीं, रुको, पता नहीं कैसे लोग हैं, खतरनाक है या फिर नहीं। अगर कुछ कर दिया तो इन्होंने हम लोगों के साथ, तो फिर क्या करोगे? सावित्री के ये कहने के बाद राकेश और भूपेंद्र वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद देवानंद चुपचाप से उस कूड़े में से खाना ढूंढने लगता है। तभी वहां पर अनुपमा आ जाती है। अजी, आप ये क्या कर रहे हो? कचरे में से बच्चों को खाना खिलाओगे क्या? तो अब हम क्या करूं? कहीं हमरा को काम नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना तो खिलाना ही ना होगा। आप बिल्कुल सही कहते हो,
मुझे माफ करना, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अनुपमा भी कचरे में से खाना ढूंढकर इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को खाना खिला देती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के बच्चों को भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसके चलते वो कचरे के अंदर से ही बिस्तर ढूंढ लेते हैं। लगता है आज की रात शायद थोड़ी आराम से गुजार पाए, क्योंकि हमें इस कूड़े कचरे के ढेर के अंदर से कई सारे छोटे मोटे कपड़े मिल गए हैं। ऐसा कहकर अनुपमा अपने परिवार के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री ये सब देखने के बाद भूपेंद्र और राकेश से कहती है, मैं इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही थी। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सावित्री उनके साथ वहां से चली जाती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन सवेरा हो जाता है। सवेरा होते ही सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर उस बड़े से पाइप के पास आ जाते हैं। जैसे ही राधा की नींद खुलती है, वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। माँ, पिताजी, उठो, देखो कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। जैसे ही अनुपमा और देवानंद नींद से जागते हैं, वो भी गांव वालों को अपने आसपास देखकर हैरान रह जाते हैं। हम माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आन पड़ी थी कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, हम बिना बताए इस बड़े से पाइप में रहने लगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। देवानंद और अनुपमा की बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोग उनसे कहते हैं, ऐ देखो, आई तुमको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम जो है यहाँ तुम्हारा मदद करने के लिए आया है। ये लो, हम कुछ बिस्तर लेकर आए हैं। ये बिस्तर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। ए मोटा भाई, और मैं खाना लेकर आया हूँ ने, अपने बच्चों को खिला देना ये खाना। देखते देखते गांव के सभी लोग अनुपमा और उसके परिवार को एक के बाद एक जरूरत का सामान देने लगते हैं। ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार देखने के बाद हम बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी इंसानियत दिखाकर ये साबित कर दिया कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत कायम है। तभी उनमें से एक आदमी आता है और उनसे कहता है, मैंने अभी अभी एक कंपनी शुरू की है जी। मुझे इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पे रख सकता हूँ जी। देवानंद बहुत ही खुश होता है और उनके पैर पकड़ने लगता है। तभी मनोज कहता है, अरे नहीं नहीं जी, आपको ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं जी। देवानंद और उसका परिवार लोगों की इंसानियत देखकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद लोगों के दिए हुए बिस्तर को दोनों पति पत्नी उसी पाइप के अंदर लगा लेते हैं और उस पाइप को अपना घर समझकर वहां रहने लगते हैं। देवानंद अब दूसरे गांव में एक नौकरी करके अपने घर का गुजारा करने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। सास बहू बनी बेस्ट फ्रेंड। आज गोदावरी देवी का मन खुशी से गदगद था। आखिरकार आज गोदावरी देवी सास जो बनी थी, घर का कोना कोना हंसी ठिठोली से जी उठा था। औरतों के झुंड में बैठी सास एक के बाद एक नई बहू की रस्में निभा रही थी। नरगिस बहू, आज से ससुराल की बागडोर तेरे हाथों में है। अब इस घर आंगन को तुझे ही संभालना है। अब अपनी सास को जिम्मेदारी से छुट्टी दे। सास बड़े ही खुश मन से अपनी नई बहू से मन की बातें खोलकर कह ही रही थी कि तभी रज्जो बीच में बोलती है, अरे इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जो आते ही उस पर घर बार और तिजोरी की जिम्मेदारी का बोझ लाद रही है। तू जरा मेरे साथ आ। रज्जो गोदावरी की कलाई खींचते हुए उसे कोने में लाकर फुसफुसाती है, अरे सास बनने की खुशी में पगला गई है क्या? पहले कुछ दिन अपनी बहू को समझ बूझ कर तो देख। अरे ये सतयुग नहीं जो सीता गौरी जैसी बहू आएगी। घोर कलयुग का जुग जमाना है। आज की बहू चट टेढ़ी खीर है। पता नहीं पर तेरी बहू जाने क्यों पर तीखी मिर्चाई लग रही है। तू इसे ढील मत छोड़ना, वरना आसमान नापती फिरेगी नाश पीटी। अच्छा चलती हूँ। गोदावरी अपनी सखी रज्जो की राजनीति में आ जाती है और उस रात खुद से बोलती है, रज्जो की बात ने तो मेरी सोचाहट ही बदल दी। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि अपनी बहू के साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगी, मगर अब उसे परखना ही पड़ेगा। अगली सुबह नरगिस सुबह उठकर सारा काम धाम खत्म करके सभी के लिए खाना बनाकर मेज पर परोसती है। अरे वाह नरगिस बहू, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तूने, मन खुश कर दिया। सच नरगिस, स्वाद से लेकर मिर्च मसालों के मामले में तो एकदम माँ के जैसा नपातुला हाथ पाया है तुमने। अब स्वाद का ज्यादा शेख ही ना बघारो तुम दोनों बाप बेटे, वरना बहू रानी का हाथ बहकते देरी ना लगेगी।
अपनी सास की खटास देखकर बहू का मुस्कुराता चेहरा मुरझा जाता है। ऐसे ही हर दिन सास बहू के साथ हर छोटी बड़ी बात को लेकर खटपट किया करती थी। नरगिस बहू, ये कैसे बेढंग बर्तन मांजे है तूने? खाने में तो 10 जनों की खुराक भी अकेले खा जाती है, मगर एक बर्तन का जूठन नहीं जाता। माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने तो बर्तन हाथ गड़ाकर मांजा खंगाला था। पता नहीं कैसे छूट गया जूठन, मैं दोबारा धो दूंगी। फिर उसी रात, नरगिस बहू कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे तेरी आंखें है कि बटन? उलुल जुलुल तरीके से सफाई करती है, ऊपरी झाड़ पोछ करती है, कोने कोने का कचरा निकालने कबाड़ी वाला उठाने तो आएगा नहीं। हद होती है काम चोरी की। सास बिना रुके बहू पर कुड़कुड़ा रही थी कि तभी उसे जोरों की खांसी उठती है। माँ जी, आप ज्यादा मत बोलिए, आपकी सेहत बिगड़ रही है, चलिए मेरे साथ। बहू सास को बिछौने पर लाकर लिटा देती है और झट से डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ ठीक तो है ना? देखिए, इन्हें कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है, आप इन्हें खुश रखिए। बहू अपनी सास की सेवा बाड़ी में लग जाती है। वो आठों पहर उसके खाने पीने का खास ख्याल रखती है। अब सास को भी बहू का साथ भाने लगता है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। अरे बहू, अब तो मेरी तबीयत हरी भरी हो गई है। अब तो ये कड़वे सूप का स्वाद मत चखा। इतना सारा मुझसे अकेले नहीं पिया जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों सास बहू आधा आधा सूप मिल बांटकर पी लेंगे। दोनों सास बहू सहेलियों की तरह हंसी ठिठोली करती हुई सूप खत्म करती है। बहू के सेवा बाड़ी से गोदावरी की तबीयत टनाटन हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक सुबह, इतनी देर हो गई, अब तक बहू कमरे से बाहर नहीं आई। शायद मैंने उस पर कामों का बोझ ज्यादा ही दे दिया है। भोर की उठी सारा दिन एक पांव पर देर रात तक नाचती रहती है और आधी अधूरी नींद लेकर जाग जाती है। चल गोदावरी, आज किचन में करछी चमचा चलाने की बारी तेरी है। सास फुर्ती का फेंटा बांधे किचन में खाना बनाने लगती है। तभी खिटपिट की आवाज से बहू की आंख खुल जाती है और वो झुंझलाकर उठ जाती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर घूमती है। मैं इतनी देर तक सोती रह गई। चल नरगिस। बहू हड़बड़ाती हुई नहा धोकर नीचे आती है, जहां सास पति और बेटे को खाना परोस चुकी थी। आजा बहू, तू भी बैठ जा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं आज कैसे मेरी आंख नहीं खुली और मेरे रहते आपको खाना बनाना पड़ा। बहू को एक साथ में बोलता देखकर सास हंसती हुई कहती है, बस बहू, थम जा। तू भी इंसान है, रजनीकांत का बनाया रोबोट थोड़ी जो सारा काम तेरे जिम्मे ही है। अगर एक दिन तेरी सास ने खाना पका दिया तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ा। सास की मेल मिलाप भरी बातें सुनकर बहू की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगते हैं। बस बहू, अब अगर आंसुओं का स्वाद चख लिया हो तो सास के हाथों बने खाने का स्वाद भी चख ले। भरवा भिंडी बनाई है, तुझे बहुत भाती है ना? मगर माँ जी, आपको मेरे पसंद के बारे में कैसे पता? क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है बहू, इसीलिए तेरे साथ रहकर इतना तो पता चल ही गया है। अब खाकर बता, कैसा बना है? बहुत अच्छी भरवा भिंडी बनाई है माँ जी आपने। ये मेरी खुशनसीबी है जो मुझे सहेली जैसी सास मिली। आज मेरे मन के अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया। भाई वाह, सास बहू को दो धारी तलवार बनता तो देखा था, मगर आज जो है बेस्ट फ्रेंड बनते पहली बार देखा है। बस करो तुम दोनों बाप बेटे, हम सहेली सास बहू को नजर ना लगाओ। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और दोनों सास बहू सहेली की तरह हर दिन बिना किसी खटपट के खुशी से बिताती रहती थी। वो हर काम मिल बांट कर करती थी, मगर कुछ ही दिनों बाद दोनों सास बहू एक साथ बीमार हो जाती हैं। माँ, क्या बात है, आप सास बहू में तकरार हुई है क्या? जो किचन कदम सुना पड़ा है, लगता है आज हम बेचारे बाप बेटे को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अरे नहीं बेटा, बहू का तन बदन बुखार के मारे भट्टी के जैसे धधक रहा है और मेरी भी तबीयत ढीली है। अब ऐसे में बहू पर कामों का बोझा थोपना भली बात नहीं। आज बाहर से खाना मंगा लो। वो क्यों भला भाग्यवान, हमारे रहते बाहर से खाना, आज खाना सास बहू के पति पकाएंगे। मगर अगर मगर कुछ नहीं माँ, जब सास बहू का तकरार भरा रिश्ता बिना नोक झोंक या खटपट किए खुशी से बेस्ट फ्रेंड बनकर रह सकते हैं, तो हम एक दिन के लिए जोरू का गुलाम बनकर क्यों नहीं रह सकते?
ये सुनकर सास का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है, जिसके बाद दोनों के पति खुशी से रसोई में खाना पकाते हैं और सास बहू सोफे पर बैठकर उन्हें फरमाइश पेश करती हैं। पिताजी, इन बेस्ट फ्रेंड सास बहू के चक्कर में हम बाप बेटे थे, आज बावर्ची बन गए हैं। मगर बेटा, अगर साल के 12 महीने ये सास बहू हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख सकती है, तो एक दिन के लिए हम बावर्ची बन के घर में खाना नहीं बना सकते हैं क्या? देख रही है माँ जी, हम सास बहू बेस्ट फ्रेंड क्या बनी, ससुर जी और रंजीत हमें देख रसोई में खड़े हैं। सो तो है बहू, काश की हर घर की सास बहू सहेलियां बनकर रहती, तो सास बहू के बिगड़ते बदलते रिश्तों का सिलसिला खत्म हो जाता। ऐसे ही आगे भी गोदावरी और नरगिस बेस्ट फ्रेंड सास बहू बनी रहती हैं और उन्हें देखकर कई सास बहू के बिखरे रिश्ते भी सिमटने लगते हैं।